ऑफ यू इन ज्ञान विद्या चैनल। आज अपन 11th क्लास और 9th क्लास के बारे में जो सिलेबस चेंज हुआ है और NCERT का जो सिलेबस है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसके आधार पर नया सिलेबस आने की वजह से अपनी जो पॉइंट्स हैं, ऐसे हैं, स्टोरीज हैं 9th क्लास की और 11th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। आगे फर्दर आने वाले समय के अंदर 10th और 12th का कोर्स भी में भी चेंज हो सकता है। तो आज अपन अकॉर्डिंग टू चेंज सिलेबस के हिसाब से कक्षा 11th की एक पोइम है द वॉइस ऑफ द रेन, न्यू पोइम। NCERT के द्वारा जो अभी NCERT के द्वारा नया जो सिलेबस आया है उस नए सिलेबस के अनुसार द वॉइस ऑफ द रेन ये पोइम न्यू सिलेबस के अंदर आई है। द वॉइस ऑफ द रेन, इस पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन, क्योंकि अब सिलेबस में चेंज होने की वजह से 11th क्लास में भी 10 तकरीबन पोइम में है और 9th के अंदर भी 9 और 10 पोइम में आपके हैं। पहले आपके 4 या 5th पोइम थी, लेकिन अब थोड़ा चेंज होने की वजह से ये पोइम में आपके चेंज हुई। द वॉइस ऑफ द रेन ये वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई। दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय Walt Whitman. Who is Walt Whitman? Do you know? He was the American poet. American poet. Robert Frost की नाम सुना होगा आपका। Stopping by books and smiling जो पोइम है वो इसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। और ये वॉल्ट व्हिटमैन है, इनके द्वारा द वॉइस ऑफ द रेन कविता लिखी गई है, जो अपने 11th क्लास के सिलेबस के अंदर डिस्क्राइब की गई है। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु शायद 1892 यस ओके 92 के अंदर ये एक्सपायर हो गए। ही वाज एक्सपायर्ड 1892 एंड ही वाज बोर्न ऑन 1819 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1892 के अंदर ये एक्सपायर हो गए। तो अमेरिकन पोएट थे। ही वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, एसिस्ट। ही वॉज द कंट्रोवर्शियल पोएट इन हिज पीरियड। अपने काल के अंदर ये एक कंट्रोवर्सी कवि रहे हुए हैं, कंट्रोवर्शियल पोएट इन हिज टाइम। अपने काल के अंदर ये कंट्रोवर्शियल पोएट रहे हैं एंड ही वॉज द ग्रेट एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट, एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। वॉल्ट व्हिटमैन was the novelist, journalist and essayist, and he was the American poet, and he was born in 1819 and he was passed away 1892. The voice of the rain poem is composed by the Walt Whitman. Okay, तो अपन ने वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में जान लिया है कि इन्होंने जो वॉइस ऑफ द रेन है उस कविता को कंपोज किया गया है। इनका जन्म, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कंट्रोवर्शियल कवि हैं, ये एसिस्ट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और कंट्रोवर्शियल पोएट अपने टाइम के कवि रहे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ द रेन की थोड़ी थीम बता देता हूँ। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, क्योंकि किसी भी कविता के अंदर विषय वस्तु सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई ज्यादा लंबी पोएम नहीं है, बहुत शॉर्ट पोएम है और इस शॉर्ट पोएम के अंदर कवि को क्या बताना चाहता है। देखिए, in this poem the poet Walt Whitman wants to tell the conversation between the poet and the man. In this poem there is conversation between poet and rain. इस कविता के अंदर कवि के बीच में और बरसात के बीच में कन्वर्सेशन है, बातचीत है, डायलॉग है। The poet described it very fairly. बहुत ही सुंदर ढंग से कवि इसका क्या करता है, वर्णन करता है कि इस कविता में दोनों की बातचीत कैसे। मैं थोड़ा शॉर्टकट में समरी इंग्लिश में बता दूं, नो प्रॉब्लम।
इस कविता में क्या होती है, जो देखो वर्षा का जन्म स्थान होता है ना, वो कहाँ होता है, लैंड होता है, सी होता है। तो कवि उससे पूछता है विटमैन कि तुम कौन हो, हु आर यू। जब उससे पूछता है तो रेन उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर वॉइस ऑफ द रेन, रेन की कोई वॉइस थोड़ी होती है, ये पर्सनलिफिकेशन किया है कवि ने, विटमैन ने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, और उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम क्या है, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन एक प्रकार का अलंकार होता है। पर्सनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इसके अंदर यूज किया गया है। क्यों, बरसात की कोई आवाज थोड़ी होती है, तो कभी मतलब पर्सनिफिकेशन किसको बोलते हैं, आप वैसे पूछ रहे हो पर्सनिफिकेशन किसे कहते हैं, नहीं जानते ना। पर्सनिफिकेशन एक होती है नॉन लिविंग थिंग एंड वी आर टॉकिंग एज इफ इट इज अलाइव। आई एम टॉकिंग विद द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड को मैंने क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इस नॉन लिविंग थिंग को मैंने क्या किया है, पर्सनिफाइड किया है, और पर्सनिफाइड करके मैंने इससे क्या किया है, डायलॉग किया, बातचीत की है, इसे क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन। ओके, समझ में आता है। तो बरसात की, रेन की कभी कोई आवाज होती है क्या, नहीं होती है ना। तो कवि ने स्टार्टिंग टाइटल के अंदर ही पर्सनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया है, और इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, कभी उसका क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। अब क्या होता है, जब दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो वर्षा जब होती है तो वर्षा का जन्म स्थान क्या होता है, तुम कौन हो। तो वर्षा फिर क्या करती है, अपनी एक्टिविटीज को बताती है, किसको, कवि को, कि मेरा जन्म स्थान तो ये लैंड है और सी है, यही मेरा जन्म हुआ है, और यहां से जन्म होने के बाद वो क्या हो जाती है, भाप बन के राइजिंग अप, ऊपर उड़ जाती है, और क्लाउड्स के अंदर अपना फॉर्म को ले लेती है, और फिर वापस रेन होती है, वापस जमीन पर आ जाती है, और फिर जमीन को क्या देती है, नया जीवन देती है, न्यू लाइफ देती है। कौन, वर्षा। तो ये जो सर्कल है, उस सर्कल के बारे में कभी विटमैन क्या करता है, जमीन से आकाश से वापस रेन से वापस वर्षा, ये जो सर्कल है वो जीवन में क्या है, चलता रहता है। और ये बरसात के कारण ही ये ग्रीन फील्ड्स हैं, स्प्राउट होते हैं, न्यू सीड्स है ना, न्यू ब्यूटीज, वी कैन सी न्यू ब्यूटीज एंड न्यू फ्लावर ड्यू टू रेन। बरसात के कारण इट इज पॉसिबल ड्यू टू रेन। तो कहने का मतलब है मानव का जीवन या पृथ्वी का जीवन भी इसी प्रकार। तो कवि अंतिम लाइनों के अंदर, कविता के अंदर कहता है कि मैं भी एक ऐसा गीत गाना चाहता हूं जो हर व्यक्ति के कानों में पहुंचे बरसात के जैसे, और वापस मेरे पास आ जाए, मुझे उसकी बड़ी प्रशंसा मिलती है, मुझे बड़ा जॉय मिलता है जब मैं ये सुनता हूं कि मेरी कविता के लोगों ने पसंद किया या ना पसंद किया, दोनों चीजों को सुनकर मुझे बड़ा गर्व होता है। और एक पक्षी का उदाहरण देकर समझाता है कि जिस प्रकार पक्षी एक गाना गाता हुआ अपनी मिस्ट्रेस को खुश करके वापस अपने नेस्ट के अंदर आ जाता है, उसी प्रकार ये बरसात भी क्या करती है, इस लैंड से और सी से राइजिंग अप करती हुई वापस रेन के रूप में इस पृथ्वी पर आ जाती है। जस्ट लाइक ए बर्ड, पक्षी से जो गीत करता हुआ अपने घोंसले में वापस आता है। इसी के साथ खत्म। तो very short point in English. So today I am telling you the important line and important question and we'll discuss about the poem. देखिए इसके अंदर सब, अब we can say that the rain, the poet asks the rain, who are you? The poet, what is the theme of the poem? I am telling you in English. The poet asks the rain, who are you? The poet asks very softly, and the rain answers in a strange way, and the rain answers in a strange way, और बड़े strange way के अंदर वो क्या करती है, strange जानते हो, एक अजीब भाषा में उत्तर देती है। बरसात तो निजी थिंग है ना, वो अजीब भाषा में उत्तर देगी। We cannot understand their language. Why? Because their answer is in a strange way. क्योंकि उसका जो आंसर है ना वो एक स्ट्रेंज वे के अंदर है। समझ में आ गया आपका स्ट्रेंज वे हो गया। अब कवि क्या करता है, एंड द पोएट ट्रांसलेटेड इन ऑन लैंग्वेज, कवि इसको क्या करता है अपनी भाषा में
उसको अनुवाद करता है। ओनली द पोइट कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द रेन, नोबडी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द रेन, ओनली द पोइट कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द रेन। He translated it for the conversation of the conveyance of the reader. He translated it, why the poet translated it into other language, because it is the conveyance for the reader. ये पाठकों के लिए क्या है? कन्वीनियंस है, असुविधाजनक है, क्योंकि पाठक रीडर हम उसकी भाषा को समझ नहीं सकते हैं, तो कवि क्या करता है? उसको ट्रांसलेट करता है और बड़ी सॉफ्टली से उसको क्वेश्चन पूछता है, हु सी इज, तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? एंड द रेन रिप्लाइज आंसर, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, एंड दैट टाइम द पोएट ट्रांसलेटेड इट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर। पाठकों की असुविधा के कारण कवि उसका क्या करता है? अनुवाद करता है। ओके, इट इज ए पोएम ऑफ द अर्थ, एंड दैट टाइम द रेन रिप्लाइज, she is the poem of the earth. The poem of the earth is very important line. The poem of the earth, इसका मतलब हो गया है कि पृथ्वी का काव्य है। बरसात क्या है? काव्य है, वर्ष है, किसका? पृथ्वी का, पृथ्वी का काव्य है। ओके, समझ में आ गया ना? तो वो रिप्लाई क्या देती है रेन कि मैं कौन हूं? द पोएम ऑफ द अर्थ, काव्य हूं। कभी बड़ा स्माइल करता है कि काव्य है, एंड इट टेक्स वर्थ, है ना? इट टेक्स वर्थ eternally from the land and the sea, and we can say that the sea replies या answers that she is born, या she born on the earth and the land. The earth is the best place for him, and when it rise up, no one can see and touch, no one can see and touch him. When the rain rises up, जब वो क्या होती है? रेन, अब क्योंकि इसका जन्म स्थान तो पृथ्वी हो गया और ये समुद्र हो गया, सी हो गया, सी एंड लैंड को होने के कारण वो राइजिंग अप करता है, राइजेस अप करता है। अब बट इट चेंज ओवर द फॉर्म, लेकिन वो अपना केवल एक फॉर्म चेंज करता है, लेकिन अपनी जो रियलिटी है उसको नहीं चेंज करता है ना? जो है वो रियलिटी तो उसकी वही रहती है, लेकिन अपने फॉर्म को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ द क्लाउड्स की एक्टिविटीज के कारण वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, लेकिन अपना रियल जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करता है। इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पोएट विटमैन वांट्स टू टेल द एक्टिविटीज ऑफ द रेन। अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो एक्टिविटीज का है। पहले पैराग्राफ के अंदर केवल वो प्रश्न पूछता है, तो रेन क्या करता है? गिव्स आंसर। क्या आंसर देता है? इट इज द पोएम ऑफ द अर्थ, वह पृथ्वी का क्या है? काव्य है, और उसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है। और सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो क्या करता है? एक्टिविटीज करता है। क्यों? वो न्यू लाइफ देता है, न्यू बॉर्न देता है, और जो सीड्स है ना लाइंग अंडर द लैंड, वो जमीन के अंदर दबे पड़े हुए हैं। एंड व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, द सीड स्प्राउट आउट, तो वो अंकुरित होते हैं। स्प्राउट आउट नाम सुना होगा, स्प्राउट आउट यानी अंकुरित होते हैं। कौन? सीड्स अंकुरित होते हैं। एंड न्यू लीव्स, न्यू, है ना, प्लांट्स ग्रो मोर एंड मोर, एंड इट गिव्स पीस एंड जॉय। पीस एंड जॉय, ये हमको क्या करते हैं? पीस एंड जॉय देते हैं। तो अपन ने इसमें क्या लिखा? सेकंड पैराग्राफ के अंदर, comes down, it gives the everything on the earth, it gives life, it gives rain gives life on the earth, it keeps our life go on। ये हमारे जीवन को जारी रखती है, हमारे जीवन को एक नया रूप देती है, और ये जितने पेड़ पौधे सीड्स हैं वो स्प्राउट होते हैं, उनको नया जीवन मिलता है। अगर बरसात नहीं होगी, एक सेलिंग की पॉइंट थी,
वो पोएम का नाम मुझे याद नहीं, और टू द वेस्ट विंड। तो पश्चिमी हवाओं से वो रिक्वेस्ट करता है कि पश्चिमी जब हवा आती है तो जितने पेड़ पौधे ना सारे क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, और न्यू लीफ और ना फिर आती है बसंत ऋतु। तो शैली की पोएम और टू द वेस्ट विंड, इस कविता को पढ़कर हमें उसकी भी याद आती है और टू द वेस्ट विंड की, लेकिन अपनी और टू द वेस्ट विंड पोएम अपनी नहीं है उसके अंदर, अपनी केवल यही है। तो वो क्या करता है पृथ्वी को, दे वुड हैव रिमेन्ड इनएक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव रहेंगे अगर ये सीड्स स्प्राउट आउट हो गए, अदरवाइज इट वुड हैव रिमेन्ड इनएक्टिव, वुड हैव रिमेन्ड इनएक्टिव, और वो क्या कहेंगे, डिस्क्रीट हो जाएंगे, वुड बी रिमेन्ड क्या हो जाएंगे, डिस्क्रीट हो जाएंगे। एंड it keep on the life of the earth, it keeps on the life of the earth, it keeps on का मतलब होता है जारी रखते हैं, लाइफ जीवन, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, हमारा जीवन पृथ्वी पर क्यों संभव है, बोलो, रेन के कारण। व्हाई वी आर लिविंग टुडे, व्हाई वी आर लिविंग टुडे, हम जीवित क्यों हैं आज, ड्यू टू रेन। व्हाई रेन कीप्स लाइफ ऑन द अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी पर हमारा जीवन क्या करता है, जारी रखता है। और लाइफ इज डिपेंड ऑन द अर्थ, हमारा जीवन किस पर निर्भर है, रेन से निर्भर है। तो रेन गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीबॉडी, इसको हर किसी को क्या देता है, आनंद देता है, जॉय। आपने शेक्सपियर की नाम पोएम सुना होगा, किड्स की पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स ए जॉय फॉरएवर, एक सुंदर वस्तु में क्या देती है, आनंद देती है। इस प्रकार बस हमारे लिए सुंदर वस्तु यहाँ पर क्या है, रेन है, और रेन हमारे जीवन को क्या करती है, जारी रखती है। तो कवि इन दोनों पैराग्राफ के अंदर ये करता है, थर्ड पैराग्राफ के अंदर ही कंपेयर्स द रेन टू ए सॉन्ग वर्ड। इन द थर्ड पैराग्राफ वो कवि की जो सॉल के अंदर वो क्रिएट होते हैं, तो कवि इस रेन की तुलना किससे करता है, सॉन्ग वर्ड से करता है। सॉन्ग वर्ड क्या करता है, इट वांडर्स हियर एंड देयर टू अटैक द मैट, वो अपने साथी की तुलना के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ही वांडर्स हियर एंड देयर, वांडरिंग जानते हो, घूमता है, ही फ्लाइज हियर एंड देयर फॉर हिज मैट, अपने मैट को अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्लाई करता है। इन द एंड ऑफ इट कम्स बैक टू हिज नेस्ट, अंत में वो अपने घोंसले के अंदर वापस आ जाता है। इसी प्रकार सिमिलरली द रेन कम्स बैक ऑन द अर्थ, it rise up on the high and mixes with the clouds and falls on the earth back, comes back just like bird, पक्षी क्या करता है, गाना गाता है और अपने घोंसले के अंदर वापस आ जाता है। उसी प्रकार ये क्या करती है, बरसात ऊपर राइज अप करती है, वापस बैक आ जाती है, और हमारे जीवन को, हमारे जो सीड्स को, उनको क्या करता है, स्प्राउट करता है, हमारे जीवन को जारी रखता है, हमें कैसा बनाता है, एक्टिव बनाता है। तो कहने का मतलब मेरा सार ये निकला है कि जीवन का जो सर्कल है वो चलता रहता है। बरसात होती है, यहाँ से भाप बन के उड़ा, फिर एक बादल का रूप लिया, फिर बरसात के रूप में यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया। ये सर्कल जो लाइफ का है वो क्या कहता है, गो ऑन, जारी रहता है इन द एंड ऑफ द लाइफ, अंत में। तो इसी प्रकार ये पॉइंट की जो मैंने थी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको शेयर की है। ये 11th क्लास के अंदर आपकी पहली पॉइंट जो मैंने आज कराई है उसकी आप स्टडी कीजिएगा, और इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीबॉडी।